हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ अदर डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने कई सारी चीजों को पढ़ा था। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ा था, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डेराइव किए थे। साथ में हम लोगों ने देखा था कार्बन कलर कोडिंग क्या होती, जो जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज अगर अनबैलेंस होता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला जा सकता है। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। साथ में यहां पर वोल्टेज करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कैसे वोल्टेज सोर्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस क्लास में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा अगर रजिस्टर लगे हुए हैं किसी बैटरी के साथ में, उन सब में सेम करंट फ्लो करती है, मतलब करंट डिवाइड नहीं हो रही। डिवाइड होने के बाद भी तो सेम हो सकती, डिवाइड नहीं हो रही, सेम फ्लो कर रही। जो करंट बैटरी सप्लाई कर रही वही करंट जा रही सबके अंदर। इसका मतलब अगर करंट की वैल्यू सेम रहती तो वहां पर कनेक्शन हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर तीन अलग अलग रजिस्टर लिए गए हैं, R1 R2 R3। इनका क्रॉस ड्रॉप जो दिया गया V1 V2 V3 है, और V वोल्ट की बैटरी के साथ इनको कनेक्ट किया गया। अब अगर V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, मान लेते हैं यहां से करंट की जो सप्लाई जा रही दैट इज I, ये I करंट यहां से सप्लाई की जा रही है। तो अगर ये I करंट यहां से फ्लो करेगी तो ये I करंट सभी में जाएगी, इधर भी I जाएगी, साथ में यहां से सब जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं सब में I करंट फ्लो करेगी। ये I करंट हो गई, वापस बैटरी कलेक्ट कर लेगी इस I करंट को, ऐसा होगा। ये हो गया। अब यहां पर I करंट सभी में फ्लो कर रही है, और ये जो वोल्टेज का ड्रॉप है, ये वोल्टेज का टोटल ड्रॉप कितना हो सकता है इनके अक्रॉस, तो वो हो सकता है बैटरी की वोल्टेज के बराबर। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले कि फॉर R1 रजिस्टर, R1 रजिस्टर के लिए अगर बात करें तो यहां पर ड्रॉप क्या लिखा जा सकता है, V1 इज इक्वल टू IR1। सिमिलरली यहां पर लिख सकते हैं फॉर R2 रजिस्टर, R2 रजिस्टर के लिए लिखें तो यहां से लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू IR2। सिमिलरली फॉर R3 रजिस्टर, R3 रजिस्टर के लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं, V3 इज इक्वल टू IR3। ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये वोल्टेज कहां से आए होंगे, तो वोल्टेज का ड्रॉप किसने कराया, बैटरी ने करवाया है। तो बैटरी का जो वैल्यू निकल के आने वाली है ईएमएफ की, वही ड्रॉप के बराबर हो जाएगी। तो यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इक्वेशन आती है। आगे जब हम लोग केवीएल केसीएल डिस्कस करेंगे तो उनको देखेंगे, लेकिन अभी के लिए कह सकते हैं V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर निकल के आएगा। तो यहां से V की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, यहां पर V1 की वैल्यू लिख देते हैं तो ये बन जाएगा IR1। सिमिलरली यहां पर बन जाएगा IR2, और यहां पर बन जाएगा IR3। अगर यहां से हम V लिखें और I कॉमन ले लेते हैं तो यहां से मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। सबके अक्रॉस ड्रॉप लिखने के लिए हम V इक्वल टू IR लगाएंगे। ड्रॉप जो होता है रजिस्टर के अंदर वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओम्स लॉ को डिस्कस किया था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में। तो ये हो गई इक्वेशंस हमारे पास। अब क्या करते हैं, एक अजम्पशन कि अगर इस कॉम्बिनेशन के जो रजिस्टर यहां पर लगाए गए, इन कॉम्बिनेशन को यहां से रिप्लेस कर दिया जाए और सिंगल रजिस्टर लगाया जाए और वो बैटरी से I करंट लेता है, तो क्या होगा। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि V बैटरी है, R इक्विवेलेंट लगाया गया। अब यहां से जो करंट फ्लो करती है दैट इज I। ये करंट कितनी दे रखी है, I करंट दे रखी है। तो अगर करंट यहां से I लिखी जाएगी तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। R क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। यहां पर क्या लिखेंगे, किससे लिखा गया है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे डिस्कस किया है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं इसे। ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, और यहां पर लिखी गई थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो देखो यहां से मिलेगा I R इक्विवेलेंट, इसका RHS है, और यहां पर इसका RHS क्या है, तो ये है I, यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से बनेगा I से I कैंसिल हो जाएगा तो R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वैल्यू बन जाएगी। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन।
सिंपली ऐड कर देना है इनको। अगर इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं n के लिए तो लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखा जाएगा समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n RI। जितने भी होंगे उन सबको जोड़ लेंगे, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कि अगर रजिस्टर सीरीज कंबाइंड है तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला निकल के आता है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी हैं सबको ऐड करते चले जाएंगे। यहां पर कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स क्या है, देखो पहला पॉइंट है कि जो भी यहां पर वैल्यू निकल के आएगी, पॉइंट यहां पर नोट पॉइंट कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहला नोट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट इज कि जो करंट फ्लो करती है I सेम इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में ये सेम रहेगी करंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा ये होता है, दूसरा यहां पर जो R इक्विवेलेंट निकल के आता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा और R3 से भी बड़ा होगा, ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि n नंबर ऑफ रजिस्टर लगे हों, हर एक की वैल्यू सेम है, तो यहां पर जो R इक्विवेलेंट लिखा जाता है दैट इज n इंटू R लिखा जाएगा। ठीक है, यहां लिखना होगा तो लिख देना F n registers each of resistance are connected in series। तब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, n इंटू R लिखा जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो यहां पर हर एक के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा दैट मींस ये हो जाएगा V, जो भी वैल्यू लगाएगी यहां पर वोल्टेज लगाया गया होगा V बाई N लिखा जाएगा। इस तरह से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। जितने भी रजिस्टर लगे होंगे उनके जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड कर देंगे जो टोटल वोल्टेज होगा। तो ये मान लेते हैं ये वोल्टेज है किसी एक के ऊपर V1 है, तो लिख सकते हैं ये ड्रॉप अक्रॉस, ड्रॉप का मतलब वोल्टेज ड्रॉप से है, ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो इतना निकल के आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं सीरीज कनेक्टेड होंगे तो यहां पर जो वोल्टेज का डिवीजन कराया जाता है वो कैसे कराया जाता है, दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल। तो अगर दो यहां पर रजिस्टर दिए गए हैं R1 R2, उनके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस V1 V2 है और नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया गया इनके अक्रॉस दैट इज V। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, अगर ये I करंट फ्लो करेगी, यहां से देखो I करंट अगर फ्लो करती है तो I करंट अगर फ्लो करेगी तो यहां पर हम V1 की वैल्यू लिख सकते हैं। वो क्या लिख पाएंगे, तो V1 इज इक्वल टू लिखेंगे IR1 और V2 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं IR2। सही है, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इन सबको हटा दिया जाए, एक रेजिस्टेंस लगाया जाए यहां पर और अभी भी V वोल्ट ही है उसके अक्रॉस, ये V वोल्ट है, यहां पर R इक्विवेलेंट लगाया गया है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है R1 प्लस R2 है। और यहां से वैल्यू अगर निकालते हैं, देखो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा I इंटू R, R का मतलब R1 प्लस R2 मिल जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। तो यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं V1 प्लस V2 की और यहां पर वैल्यू रख देते हैं, तो V1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा V1 इज इक्वल टू IR1, ऐसा है। तो I की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से देखो I इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास V डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2, ऐसा मिल गया, इनटू में यहां हो जाएगा R1, इस वाले केस के लिए है। यहां से I की वैल्यू देखो निकाली हम लोगों ने, I इज इक्वल टू क्या आएगा V डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2, और ये वैल्यू कहां पर पुट की है, तो ये वैल्यू यहां इस इक्वेशन में पुट कर दी है, सॉल्व कर दिया है, V1 मिल गया। सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन में रख दें तो V2 इज इक्वल टू मिलेगा I है V डिवाइडेड बाय में R1 प्लस ऑफ R2, इनटू में क्या लिखा जाएगा R2 लिखा जाएगा। तो ये अलग अलग केस के लिए फार्मूला बन गया, इसी के कहा जाता है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया है तो वोल्टेज को डिवाइड करना हो तो उसके रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर 3 लगे हों ऐसे कुछ, तब कैसे लिखा जाता है, तो इनका भी फार्मूला बिल्कुल सेम है।
अगर ये लिखना हो V1 इज इक्वल टू, तो उसी के साथ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जिसमें ड्रॉप करवाना है उसको लिखो और इन सब का सम लिख दो, ठीक है, इनटू में अप्लाइड वोल्टेज लिख दो। पहला बन गया V1 की वैल्यू। इसी तरह से V2 लिख देते हैं, तो V2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो R2 लिख देंगे, यहां लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, इनटू में क्या लिखा जा सकता है, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज V। सिमिलरली तीसरा भी लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे, तो तीसरे केस में यहां से हम लिख सकते हैं V3 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2 प्लस R3, इनटू में क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अगर 3 अलग अलग रजिस्टर दिए गए हो, ड्रॉप देखना हो तो इस तरह से देख सकते हैं, 2 के केस में ड्रॉप इस तरह से देखा जाता है। ये होता है वोल्टेज डिवीजन रूल या फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। अगला केस डिस्कस करते हैं यहां पर एक क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन एक डील करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। यहां पर 3 रजिस्टर दिए गए हैं और बताना है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 रजिस्टर्स सोन इन द फिगर। इनके अक्रॉस ड्रॉप बताना है, तो बता सकते हैं ड्रॉप अक्रॉस 10 वोल्ट, क्या लिख सकते हैं, वो लिखेंगे टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लिखेंगे, जिसमें ड्रॉप देखना है, तो ड्रॉप किस में देखना है, 10 में देखना है, डिवाइडेड बाय इन तीनों रेजिस्टेंस का सम, तो 30 और यहां पर 20, ये 50 और ये 60 हो गया, खत्म। ये कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से ड्रॉप अक्रॉस 20 वोल्ट देखना हो तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 60, किस में देखना, 20 में, यहां पर टोटल लिखेंगे 60 लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बोलो सही है। और इसी तरह से V लिखेंगे 30 ओम के अक्रॉस, तो यहां पर आएगा 60 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय में 60 बनेगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 30 वोल्ट लिख सकते हैं। देखो 3 2 5 1 6 60 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो चाहें तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन की। तो पैरेलल सर्किट जब भी दिया गया हो रजिस्टर का, तो मान लेते हैं यहां से करंट फ्लो करना शुरू करती है, दैट इज I, ये I करंट फ्लो करती है, इधर से करंट I फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में सपोज करंट इज I1, दिस करंट इज I2 एंड दिस इज I3। ऑफ कोर्स I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी I। अगर यहां से हम वैल्यू लिखने की कोशिश करें कि I की वैल्यू लिखते हैं, तो यहां पर पॉइंट ये है, इस वाले केस में यहां पर की पॉइंट क्या था, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का की पॉइंट था I सेम फॉर ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के लिए E की वैल्यू मतलब I की वैल्यू सेम थी। लेकिन अगर पैरेलल का केस डिस्कस करेंगे तो यहां पर भी की पॉइंट लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर शुड बी सेम होना चाहिए। अगर वो पैरेलल कनेक्टेड है तो सेम होना चाहिए, ये मस्ट है। तो क्या लिखेंगे, सब में ड्रॉप सेम है, तो यहां से I1 की वैल्यू लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V बाई R, दैट मीन्स V बाई R1। सिमिलरली I2 की वैल्यू लिखेंगे, दैट विल बी V डिवाइडेड बाई में R2 एंड I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई में R3। अगर यहां से हम चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएं, तो नेट इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज, दैट इज KCL, डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी तो यहां पर लिख सकते हैं कि I जो होगा सर्किट से जो फ्लो करेगा नेट करंट बैटरी से, वो क्या होगा, इन सभी का सम होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, I1 की वैल्यू इज V बाई R1, सिमिलरली दिस वैल्यू इज V बाई R2 एंड दिस वैल्यू इज V बाई R3 इज इक्वल टू I। So final value of I will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is equation first. समझ में आया होगा कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप सेम होगा। ड्रॉप सेम होने का मतलब उनमें जो भी पोटेंशियल जाएगा वो सेम जाएगा। तो सेम पोटेंशियल जाएगा, तो सेम पोटेंशियल के लिए ओम्स लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां से I की वैल्यू निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू V बाई R होता है। ट्राइंगल पढ़ाया था ओम्स लॉ का, याद होगा।
तो v बाई R1 है, v बाई R2, v बाई R3, इन सबको उठा करके ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो I की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। अब वही अजम्पशन फिर से इन तीनों को हटाओ, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया जाए जो सर्किट से अभी भी कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, दैट इज I। ये I करंट ड्रॉ कर रहा है, तो अगर ये I करंट ड्रॉ करेगा तो यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई में R इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिस इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख दिया। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास लिखी, ये इक्वेशन सेकेंड है। कंपेयर करवा लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दिस वैल्यू इज V डिवाइडेड बाय में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस वैल्यू इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V यहां से V कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बन जाएगा। ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट निकल के आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उस केस के लिए R इक्विवेलेंट का फार्मूला लिखा जाता है 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला ये पॉइंट है कि अगर पहला पॉइंट दिया गया है कि हम यहां से डिस्कस कर रहे हैं, ये R इक्विवेलेंट तो निकल आया, इसको अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर के लिए जनरलाइज करें तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 टू n 1 डिवाइडेड बाई में Ri। इस तरह से हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग रजिस्टर कनेक्टेड हैं, ऐसा कुछ, ऐसे दो ही रजिस्टर हैं, ऐसे हैं, और इनको बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है इस तरह से। ये हमारे पास R1 दे रखा है, ये R2 और ये बैटरी V है। तो यहां पर जो R इक्विवेलेंट लिखा जाता है, फार्मूला याद रखेंगे, दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2 लिखा जाता है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, इस तरह से लिख सकते हैं। एक अगला केस यहां पर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे वहां डिस्कस किए, नोट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसका नोट पॉइंट क्या बनेगा, नोट पॉइंट बनेगा कि अगर यहां पर अभी हम लोगों ने देखा था इस वाले केस में, यहां पर दिया था I सेम रहता है तो उस केस में V सेम रहता है। यहां पर R इक्विवेलेंट का केस डिस्कस करते हैं कि ये कैसा है। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहला पॉइंट है V अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर यहां पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली गई तो ये कम होती, किससे, R1 से भी कम होगी, R2 से भी कम होगी, R3 से भी कम होती। मतलब अगर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करवाना है तो कॉम्बिनेशन कैसा रखना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन रखना होगा, जो कि अर्थिंग में रखा जाता है, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आएगी R1, R2, R3 से भी कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं तो उस केस में R इक्विवेलेंट जो लिखा जाता है दैट इज R बाई n लिखा जाता है, याद रखेंगे। और अगर R बाई n लिखा जाएगा तो यहां पर जो करंट ड्रॉ की जाएगी वो भी उसी केस में डिवाइड की जाएगी, I बाई n हो जाएगी। तो यहां से जो करंट ड्रॉ की जाएगी हर एक में वो लिखी जाएगी I डिवाइडेड बाई में n। करंट को इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R बाई एन, I1 की वैल्यू हो जाएगी I बाई एन, और V दो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहेगा ही। तो इसको अप्लाई करते हैं, यहां पर करंट को डिवाइड करने के लिए रूल पढ़ते हैं, दैट इज करंट डिवीजन रूल या करंट डिवाइडर रूल, जो भी पढ़ना है कह सकते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर करंट एंटर कर रही दैट इज I, और इस वाले R1 में करंट जा रही, यहां पर जा रही करंट I1, और यहां पर करंट जा रही है I2। इसको सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करेंगे, आगे हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवीएल केसीएल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, देखो I करंट जा रही इधर, ऐसा ऐसा हो रहा। यहां पर अगर हम बात करें कि यहां ड्रॉप कितना होगा, यहां ड्रॉप कितना होगा, तो यहां बताएंगे यहां ड्रॉप होगा I1 R1, ठीक है, और यहां ड्रॉप होगा I2 R2, ठीक है, ये ड्रॉप्स हैं।
ये ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप है R1 के अक्रॉस, ये है R2 के अक्रॉस, और R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहां से लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो यहां से हमारे पास I1 बाई I2 क्या निकल के आएगा? वो लिख सकते हैं R2 बाई R1। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो I1 बाई I2 की वैल्यू निकल आई, और यहां से ये भी तो कह सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I के बराबर हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड बना ऐड कर देते हैं। तो यहां बन जाएगा I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई में I2, और इधर ऐड करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई में R1 बन जाएगा। तो यहां से I1 प्लस I2 किसके बराबर? वो तो I के बराबर है। यहां पर बनेगा I2 इज इक्वल टू, यहां पर R1 को पहले R2 को बाद में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई में R1 लिख देते हैं। तो देखो I2 की वैल्यू मिल गई। I2 इज इक्वल टू मिल गया हमारे पास R1 डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2 इनटू में क्या लिख सकते हैं? यहां पर इनकमिंग करंट I लिख सकते हैं। तो अगर I2 की वैल्यू निकल आई तो I1 भी निकल आएगी। वो भी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी R2 डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2। इनटू में क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। ये हमारे पास होता है करंट डिवाइडर रूल या करंट डिवीजन रूल। इस तरह से हम करंट को डिवाइड करते हैं, याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया फार्मूला, ये हो गया करंट डिवीजन रूल। और करंट डिवीजन रूल अगर 3 अलग अलग रजिस्टर के ऊपर अप्लाई किया जाए तो फार्मूला क्या आएगा? तो यहां से फार्मूला जो निकल के आया वो लिख देते हैं। मान लेते हैं यहां से I करंट फ्लो करती है, दिस करंट इज I, दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2 एंड दिस करंट इज I3। यहां पर जो वैल्यू निकल के आती है वो देख लेते हैं। I1 की जो वैल्यू लिखी जाएगी, I1 के अलावा जो रजिस्टर है उनका मल्टीप्लाई कराओ। तो R1 को छोड़ो, R2 और R3 को यहां पर मल्टीप्लाई कराओ, फिर इनका सम करना है, लेकिन ऐसा, एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को पहले के साथ, ऐसा जोड़ देना है। उसके बाद I लिख देना है, टोटल इनकमिंग करंट, और यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी I1 की। इसी तरह से I2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, I2 विल बी R1 R3 डिवाइडेड बाई में R1 R2 R3, और यहां पर R3 R1 बन जाएगा। और इनटू में क्या लिख देंगे? तो इनटू में इनकमिंग करंट I लिखी जाएगी। साथ ही यहां पर I3 की वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं? R1 R2 डिवाइडेड बाई में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इनटू इनकमिंग करंट I। कुछ इस तरह से हम वैल्यू लिख सकते हैं। समझ में आया होगा। तो 3 अलग अलग रजिस्टर दिए हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो करंट डिवीजन रूल अलग अलग अप्लाई किया जाता है, और 2 दिए गए हो तो उनका बहुत ही सिंपल होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइड होती है। इसका कॉम्बिनेशन ऐसे भी देख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R होता है। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन V की वैल्यू कांस्टेंट रहती तो I देखो 1 बाई R के साथ इस तरह वेरी करेगा, तो इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइड हो जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल करंट। R1 और R2 में भी करंट क्या होगी ये भी बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नेट करंट पहले ड्रॉ करते हैं यहां से कि कितनी बैटरी भेजेगी। सप्लाई करंट देखो, तो यहां से मान लेते हैं I करंट जा रही है, इधर जा रही है I1 करंट, और इधर जा रही है I2। I1 I2 I मिल जाएगा, तो I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे करंट डिवीजन रूल से। सबसे पहले यहां पर 10 लगा हो और यहां पर 20 लगा, कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा कि R इक्विवेलेंट जो लिखा जाता है दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई में क्या लिखते हैं? R1 प्लस R2 लिखते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है? 10, R2 की वैल्यू 20 है, डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 हो जाएगा, ऊपर बनेगा 200 डिवाइडेड बाई में यहां बन जाएगा 30। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई में 3 ओम। आई थिंक ये समझ में आया होगा। दोनों का प्रोडक्ट करना था, 200 हो गया, दोनों का सम करेंगे तो यहां पर 30 आ जाएगा, 200 बाई 30 20 बाई 3 बन गया। I करंट जो बनती है वो क्या लिखी जाती है? V डिवाइडेड बाई में R इक्विवेलेंट। V इज इक्वल टू IR केवल सिंगल रजिस्टर के लिए वैलिड है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं जहां मन हुआ वहां IR लगा दिया। तो यहां पर I की वैल्यू लिखेंगे, यहां पर एक बार दोबारा से बता देते हैं, ये जो लिखा गया था ऐसा, अगर सर्किट ऐसा दिया गया उसके लिए V इक्वल टू IR वैलिड है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर दिया गया और V इक्वल टू IR लगा के टोटल करंट निकालेंगे, नहीं वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअल हमें ब्रांच की कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी फिर। तो ये हो गया हमारे पास
आई की वैल्यू, वी की वैल्यू दे रखी 50 डिवाइडेड बाय में यहां लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय में 3, ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय में 20, ये यहां से वैल्यू निकल के आएगी 7.5 एम्पियर। और अगर 7.5 एम्पियर करंट आई तो I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी? तो यहां से लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू सामने वाला रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट कितनी है? 15/2, देखो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बनेगा 4, ये आ जाएगा 5 एम्पियर करंट। सिमिलरली I2 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सामने वाला रेजिस्टेंस 10 डिवाइडेड बाय में 30 बन जाएगा, इनटू इनकमिंग करंट 15/2 बनेगा। यहां से देखो 2 बनेगा, ये 4 बन जाएगा, 5/2 बनेगा, दैट मीन्स 2.5 एम्पियर करंट। देखो 7.5 एम्पियर करंट आ रही है। इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो करंट निकालना हो तो निकाल लेंगे, नहीं निकालना होगा तो वोल्टेज को डिवाइड कैसे करते हैं वो वोल्टेज डिवीजन रूल बताता है। यहां पर वोल्टेज नहीं निकालना है, करंट की वैल्यू डायरेक्ट चाहिए, तो हम यहां पर करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे। आगे यहां पर एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन होता है जो कि बेसिकली 3 फेज लोड के लिए काम में लिया जाता है। अलग अलग केस में वैल्यू मिल सकती है, लिखा मिल सकता है। अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अनबैलेंस है तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। अदरवाइज हम केवीएल केसीएल लगा करके भी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब क्या होता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, वो देखते हैं। जब भी कभी बात की जाती है स्टार कनेक्शन की, तो स्टार कनेक्शन का एक पहचानने का तरीका होता है, जितने भी यहां पर एलिमेंट लगे होते हैं उनमें एक कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है जिस पर वो सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, स्टार कनेक्शन को वाई कनेक्शन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, वाई कनेक्शन भी कहा जाता है। अब इसमें कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तीनों जो पॉसिबल केस है वो बनाए गए हैं। इस तरह से बनाया जाता है, यहां पर देखो एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, एक कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट हो गया। इस सब में देखो यहां पर ये कॉमन पॉइंट मिल रहा है, कॉमन पॉइंट मिल रहा है। अगले वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी देखो कॉमन पॉइंट यहां पर है, ये कॉमन पॉइंट है। तो अगर 3 अलग अलग एलिमेंट रजिस्टर हों, अलग अलग जोड़े गए हों, तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या देखना है? कॉमन पॉइंट देखना। अगर कॉमन पॉइंट मिलता है दैट मींस वहां पर कनेक्शन कैसा है, तो वो स्टार कनेक्शन होगा। अब स्टार कनेक्शन में कैसे लिखा जाता है? अगर ये 1 होता है, इसको हम 2 नाम दे देते हैं और इसे 3 लिख देते हैं। यहां पर ये 1 है, ये 2 दिया गया है और ये 3 दिया गया है। यहां पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 दिए गए हैं। 3 अलग अलग केस दिए गए हैं। इसमें R1, R2, R3 लिखना है, तो जिस पॉइंट को 1 लिखते हैं उसे हम R1 लिख देते हैं, इसे हम लिख देते हैं R2 और इसे लिख देते हैं R3। इसी तरह से यहां पर ये R1 हुआ तो ये R2 लिख देंगे, इसे R3 लिख दिया जाता है। यहां पर भी ये R1 है तो ये R2 लिख देंगे और इसे R3 लिख देते हैं। तो स्टार कनेक्शन क्या होता है? इसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, वहीं से सारे सारे रजिस्टर जुड़े हुए होते हैं। ठीक, अगर 3 फेज लोड स्टार कनेक्टेड नहीं तो वो डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। डेल्टा कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा? यहां पर अगर हम इसको टर्मिनल 1 नाम दे देते हैं, यहां से ये टर्मिनल 1 है, अगर यहां पर ये टर्मिनल दे रखा है 2 है और टर्मिनल 3 है, तो देखो 1 और 2 के बीच में लगा तो इसे हम कहते हैं 1 2, और यहां पर लगा है 2 और 3 के बीच में, यहां पर लगा है 1 और 3 के बीच में। ठीक है, अगर इस तरह का लगा हो तो देखो यहां पर अगर इसको टर्मिनल 1 नाम दे देते हैं, यहां पर 2 है, ये तीसरा टर्मिनल है, 3 अलग अलग टर्मिनल है। अगर ये 1 है तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, तो ये R12 हो गया। यहां पर ये 1 दिया गया है और यहां पर ये 3 है तो R13 हो गया, और यहां पर क्या दिया गया है? R23 हो गया। इस तरह से दिया हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया गया होगा, यहां पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। यहां पर देखो 1 और 2 के बीच में लगा R12 है, ये 1 और 3 के बीच में लगा R13 है, यहां 2 और 3 के बीच में लगा 2 और 3 है। इस तरह से हम डेल्टा कनेक्शन को पहचान सकते हैं। स्टार में कॉमन पॉइंट होता है, यहां पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, कॉमन पॉइंट के लिए यहां पर कॉमन पॉइंट जो होता है वो अर्थिंग के लिए यूज किया जा सकता है, यहां पर कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। अगर बात करें कि स्टार और डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन करके सर्किट को कैसे इजी किया जा सकता है, तो उनके सबसे पहले हम फार्मूले देखते हैं। तो यहां पर एक डेल्टा दिया गया है, इसको हमें स्टार में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये पॉइंट 1 है, टर्मिनल 1 2 3, अगर 3 टर्मिनल दिए गए हैं, 1 और 2 दिया गया है तो R12 हो गया, और ये बन जाएगा R23, और यहां पर होता है R, ये बन जाएगा 1 और 3, ऐसे दिए गए हैं। तो यहां पर हमें जो ये पॉइंट्स दिए गए इनको मार्क कर लेना। ये 1 हो गया हमारे पास,
इसे हम 2 नाम दे देते हैं और ये 3 लिख देते हैं। यहां पर ये होता है R1 से है 1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब बात आती है कि R1 और R2 R3 की वैल्यू इन रेजिस्टेंस के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो क्या लिखे जाएंगे, देखो R1, सबसे पहले R1 के पास चलो, तो R1 के पास चलेंगे, वो इस टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। तो R1 की वैल्यू लिखने का शॉर्टकट तरीका ये होता है, R1 की वैल्यू लिखो जिनसे मिलकर के बना है वो, तो 2 ये अलग अलग ब्रांच है जिनसे मिलकर के बना है, तो यहां पर लिख देते हैं R12 और R13 डिवाइडेड बाई जितने भी लगे उन सबका सम, मतलब यहां पर R12 प्लस R23 प्लस R13 ये सबका सम लिखा जाएगा। R2 की वैल्यू लिखी जाती तो देखो R2 किन से मिलकर के बना है, R2 किन से मिलकर के बना है, तो यहां पर 2 है ना, तो ये देखो 1 2 और 2 3 से मिलकर के बना है, तो 1 2 और 2 3 से मिलकर के बना है, डिवाइडेड बाई इन सबका सम लिखा जाता है R12 प्लस R23 प्लस में यहां लिखा जाता है R13। सिमिलरली R3 लिखो तो R3 देखो किनसे मिलकर के बना, इधर वाला होगा ये R3, तो R13 और 23 से मिलकर के बना है, R13 और R23 से मिलकर के बना है, और यहां लिखेंगे R12 प्लस R23 प्लस में R13 लिखा जाता है। इस तरह से हम किसी दिए गए डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फार्मूले होते हैं। इनका डेरिवेशन है लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फार्मूले अगर पता होंगे तो अगर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका दूसरा टर्म होता है कि अगर कोई स्टार दिया गया हो, यहां पर 1 है, ये 2 दिया गया है और ये 3 दिया गया है, और यहां पर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इसका डेल्टा बनाना हो हमें, तो यहां पर टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है और टर्मिनल 3 है। ठीक है, तो यहां पर R12 R1, यहां पर ये 1 और किसके बीच में लगा है, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1 और 3 के बीच में लगा है, तो 1 3 हो गया, ये R12 हो गया, ये R23 हो गया। ठीक है, अगर यहां से ये जो R1 R2 R3 दिए गए इन टर्म्स में अगर इनको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहला यहां पर दिया गया है R12 अगर लिखना हो हमें ये वाला, तो R12 कब बनेगा, इससे और इससे मिलाकर के बनेगा, इससे मिलाकर के बनेगा, तो क्या करो सबको मल्टीप्लाई करवा दो, R1 R2 R2 R3 R3 R1 मल्टीप्लाई करवा दिया डिवाइडेड बाय में। अब क्या है, 1 और 2 को मिलाया तो कौन सी ब्रांच छूट गई, इधर 3 नंबर वाली ब्रांच छूट गई, तो इसके रेजिस्टेंस से इसे डिवाइड करवा दो R3। ऐसे भी सोच सकते हो जो नंबर इन दोनों में से यहां ना लिखा हो वो यहां पर डिवाइड में आएगा। यहां पर R अगर हम बात करते हैं ये 1 2 हो गया, साथ में यहां से लिख देते हैं 2 3 के बारे में, तो 2 3 में देखो डिवाइड में कौन जाएगा, 2 है 3 है, कौन नहीं है, R1 नहीं है, बाकी सबको सेम लिख दो, R1 R2, यहां पर R2 R3 बन जाएगा, यहां पर R3 R1 बन जाएगा। इसी तरह से अगर R13 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 और 3 में कौन नहीं है, R2 नहीं, तो R2 यहां लिख दो और फिर सबका यहां पर मल्टीप्लाई करा के सम करवा दो। ये हमारे पास हो जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले। याद रखना है, अगर कोई अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया हो, उसको सॉल्व करना हो बिना केवीएल केसीएल लगाए तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखने में फार्मूले बड़े लगते हैं लेकिन जब एक बार अप्लाई करना सीख जाएंगे तो बहुत इजीली इनको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के फार्मूले, ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के फार्मूले हो गए। अब बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो वो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पार्ट नहीं हमारे सिलेबस का, लेकिन अगर ये चीजें हमें आती हैं तो सर्किट को सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि हाँ उसका आंसर कितना होगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स तो पहले से हम लोगों ने पढ़ा, वोल्टेज सोर्स होते हैं, करंट सोर्स होते हैं, लेकिन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी क्यों है कि जैसे कोई करंट सोर्स हम केवीएल लगाना प्रेफर करते हैं जनरली, लेकिन अगर हमारे जो चॉइस होती है अगर वो केसीएल होती तो सर्किट को उससे कम समय में सॉल्व किया जा सकता है और टाइम इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर कम टाइम में सर्किट को डील करना पड़े तो उसके लिए हमें जरूरी है कि सारी चीजें आनी चाहिए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, साथ में अभी हम आगे देखेंगे करंट सोर्स को वो इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट दिया गया है दैट इज वोल्टेज सोर्स। अगर वोल्टेज सोर्स को हमें कन्वर्ट करना होता है किसी करंट सोर्स के अंदर तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर देखो वोल्टेज सोर्स लगा, यहां पर इसका क्या ये लगा है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, अगर नहीं देखा तो जाकर के देखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये कैसा सोर्स है, ये है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ये,
और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं कि इसको अगर हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो याद होगा कि वोल्टेज सोर्स जो लिखा जाता था कुछ इस तरह से लिखते थे, प्लस माइनस ऐसा कुछ करके, यहां इंटरनल रेजिस्टेंस होता था, ये ऐसा हो गया, यहां पर RSE, यहां पर ये V होता है, वोल्टेज सोर्स हो गया। करंट सोर्स को कुछ इस तरह से बनाया जाता था, करंट अगर ऊपर जा रही तो एरो ऊपर रहता, नीचे जा रही तो नीचे रहता, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लिखा जाता था SE, इस तरह से कुछ बनाते थे हम इसे। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? करंट तो बतानी पड़ेगी ना करंट कितनी है, तो यहां से देखो वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अब अगर इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं करंट सोर्स के अंदर, तो करंट सोर्स में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर करंट सोर्स रहेगा, जिधर पॉजिटिव रहता उसका एरो हेड उधर रहेगा, और साथ में इसके पैरेलल में क्या जोड़ दिया जाता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ देंगे, ये क्या है RSE है, साथ में यहां पर क्या होगा, लोड जोड़ा जाएगा, लोड जोड़ा जाएगा RL, जो कि जोड़ा गया है। यहां पर जो करंट I फ्लो करती है, इस I की वैल्यू हम लिखते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय में दोनों का रेजिस्टेंस RSE प्लस RL लिखा जाता है। इस तरह से हम वैल्यू लिख सकते हैं। तो कोई भी वोल्टेज सोर्स दिया गया हो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो उसको हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर ऐसा ना दिया गया हो, दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि अगर हमें कोई करंट सोर्स दिया गया है जो कि यहां पर ऐसा है, ये कैसा है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स को अगर हम डिस्कस करें कि इसको हमें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो वोल्टेज सोर्स में इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, कुछ ऐसे, ये ऐसा होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, यहां पर लोड हो जाएगा RL, यहां RSE हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा V, एरो हेड जिधर होगा उधर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, उसके अपोजिट निगेटिव साइन लगाया जाएगा, और यहां से जो V की वैल्यू निकल के आएगी, V इज इक्वल टू, वो क्या लिख सकते हैं, तो I इंटू RSE लिखा जा सकता है। ये हमारे पास V निकल के आएगा इसका, और यहां पर ये करंट गिवन होगी हमारी। तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना हो तो बदल लेंगे, अगर वोल्टेज सोर्स दिया गया तो उसे करंट सोर्स में बदल लेते हैं। लेकिन ये जो बदला है अभी करंट को वोल्टेज में, वोल्टेज को करंट सोर्स में, ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी हम कर सकते हैं जिस ब्रांच में जो वो रजिस्टर लगा है उस रजिस्टर का हमें कोई डाटा निकालना ना हो। अगर वो डाटा हमें निकालना और हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो वहां से आंसर गलत निकल के आएंगे, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है उसी के लिए कि जिसमें हमें कोई डाटा कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो उसका ड्रॉप निकालना है तो हम उसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाएंगे। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताएंगे दोबारा से इन्हें, लेकिन ये कीवर्ड है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि सर्किट में देखा, वोल्टेज को करंट से रिप्लेस कर दिया, करंट को वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया और उसी में हमें अननोन निकालना था, तो जिसमें अननोन निकालना होता उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स दिया गया है तो उसको हम करंट सोर्स में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई यहां पर वोल्टेज सोर्स दिया था, इसका पॉजिटिव एंड ऊपर था तो इसका एरो हेड ऊपर है, यहां पर इसका नेगेटिव ऊपर था तो इसका एरो हेड नीचे है, तो इस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गए दो अलग अलग केस कि अगर वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट किया जाए करंट सोर्स के अंदर, यहां पर I की वैल्यू भी हम लोगों ने लिखना सीखा है, क्या निकल के आती है, तो ये वैल्यू निकल के आई I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई में यहां पर SE लिखी जाती है, यहां लिखना हो तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई में RSE या RSH लिख सकते हैं। और यहां पर भी क्या होगा, जो I लिखी जाएगी ये I डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वैल्यू उसी तरह से लिखी जाएगी, वोल्टेज V दिया गया है। तो अगर एरो हेड अपवर्ड है इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है वोल्टेज सोर्स का, एरो हेड डाउनवर्ड है इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है उस वोल्टेज सोर्स का। अब इसको अगर हम देखते हैं अलग केस के लिए, तो यहां पर देखो एरो हेड ऊपर बनाया गया है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, वोल्टेज सोर्स के अंदर। तो यहां पर एरो हेड ऊपर है तो पॉजिटिव टर्मिनल इसका ऊपर है और एरो हेड का दूसरा एंड नीचे है तो ये नेगेटिव नीचे है। यहां RSE दिया गया है, ये RSE इसके सीरीज में लगा हुआ है। और यहां पर अगर बात करें इसका एरो हेड नीचे है तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने कन्वर्ट किया कि अगर कोई करंट सोर्स दिया गया, वोल्टेज सोर्स दिए गए हैं, करंट सोर्स में ऐसा होगा, और यहां पर करंट सोर्सेस दिए गए हैं तो वोल्टेज सोर्स इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू निकालना हम लोगों ने सीख ही लिया है। यहां पर एक एग्जांपल है कि अगर ये 20 वोल्ट है और ये 5 ओम है तो इसको हमें कन्वर्ट करना है करंट सोर्स के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसका इक्विवेलेंट जो करंट सोर्स बनेगा दैट विल बी, यहां पर एरो हेड देखो ऊपर लगेगा,
यहां पर पैरेलल में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे, कितना है वो, तो वो है 5 ओम। यहां पर I बनेगा, तो I की वैल्यू क्या लिखी जाती है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई में 5 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, और यहां से वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 4 एम्पियर। अब ये हमारे पास क्या हो गया, करंट सोर्स हो गया। इस तरह से हम इसे वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यही वैल्यू होती, इसको कन्वर्ट करना होता हमें वोल्टेज सोर्स में, तो क्या करते, यहां पर ऐसा बनाते, जैसे वो है आएगा तो वैसे ही एरो हेड ऊपर तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाता, यहां पर कन्वर्ट करते तो कुछ इस तरह से बनता इस टर्मिनल के अक्रॉस। यहां पर अगर हमें V निकालना होता तो I इंटू आर लिखना पड़ता, तो I इंटू आर कितना दिया गया 5, तो ये बन जाता 20 वोल्ट, और यहां पर ये वैल्यू दे रखी दैट इज 5 ओम। इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते इसे वोल्टेज सोर्स के अंदर। तो कन्वर्ट कैसे करना वो तो पता है, लेकिन कन्वर्ट कब नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए, कि अगर मान लेते हैं यहां पर जो 5 ओम दिया गया और 5 ओम में ही कोई डाटा हमें निकालना है, वैल्यू निकालनी करंट की या फिर उसका ड्रॉप निकालना है, तब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, ध्यान रखेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं और यहां पर दिया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस। कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस में अगर हम देखें तो यहां पर ये इस तरह से दिया गया और इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्लस माइनस प्लस है, तो ये अगर V1 दिया गया है, ये V2 दिया गया है, तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल बैटरी के साथ या सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ, और ये हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2, और इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा होगा। लेकिन दूसरा केस भी यहां पर दिया गया है, यहां पर निगेटिव निगेटिव कनेक्टेड है, निगेटिव निगेटिव कनेक्टेड होंगे तो भी हम इसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट के साथ, यहां पर निगेटिव यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल्स बन जाएंगे हमारे पास, ऐसा कुछ होगा। यहां पर भी ये V1 प्लस V2 बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ये इस तरह से दिया हो सकता है, माइनस प्लस प्लस माइनस दिए गए हैं, तो अगर यहां पर लिखा गया है V1 और ये V2, दो अलग अलग केस बनेंगे। अब यहां पर हम ऐसा लिख देते हैं, ये ऐसा दूसरा केस बन सकता है कुछ इस तरह का, दूसरा केस इस तरह का बन सकता है, इस तरह से दो केस बनेंगे। इसके दो केस कौन कौन से होंगे, तो पहला केस देखो क्या होगा, अगर मान लेते हैं V1 ज्यादा है V2 से, तो V1 ज्यादा होगा, अगर V2 कम होगा तो इसका निगेटिव है नीचे की साइड, तो निगेटिव पॉजिटिव नीचे की साइड, निगेटिव ऊपर की साइड, ऐसा बनेगा। और यहां पर हम लिखेंगे V1 ग्रेटर, मतलब V1 माइनस V2। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है V2 बड़ा हो सकता है, V2 बड़ा होगा तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसा होगा, V2 माइनस V1 बन जाएगा ये वोल्टेज। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और हम क्लास 12th में पढ़ते भी हैं कि जब आप दोनों सेल एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो वहां पर EMF ऐड हो जाते हैं, अपोज करते हैं तो EMF माइनस करवा दिया जाता है, वही है यहां पर। तीसरा यहां पर केस दिया गया पैरेलल में जुड़े हो तो क्या होगा, तो पैरेलल की कंडीशन ही यही होती है, अगर ये V1 हो गया ये V2 हो गया तो कुछ नहीं, यहां पर V1 की वैल्यू V2 होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे, क्योंकि पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम रहना चाहिए, वोल्टेज सेम नहीं रहेगा तो वो पैरेलल का कनेक्शन ही नहीं है। यहां पर दोनों करंट सोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां पर I1 है और ये I2 दिया गया है, तो अगर यहां पर हमें एक नेट करंट सोर्स बनाना पड़े, एक करंट सोर्स बनाना पड़े, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इसकी वैल्यू I होगी और I की वैल्यू I1 और I2 के बराबर ही आएगी, क्योंकि एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो कर सकती है तो दोनों की वैल्यू सेम बनेगी। लेकिन अगर पैरेलल में जुड़े हो और एक ही डायरेक्शन में हो, यहां पर I1 दिया गया है, यहां I2 दिया गया है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर हम बनाएं तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर दिया जाता है, और अपवर्ड है तो अपवर्ड निकल के आएगा कुछ इस तरह से, ये बनेगा I1 प्लस I2। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोनों डाउनवर्ड दिए गए हो तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, और यहां पर भी वही सेम लिखेंगे I1 प्लस I2। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ऐसा केस दिया गया हो, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड होता है, तो यहां लिख सकते हैं ये I1 है और ये I2 है। अब इसके भी दो अलग अलग केस बनेंगे, I1 बड़ा हो I2 से, I2 बड़ा हो I1 से। तो पहला मान लेते हैं कि यहां पर हम लोगों ने ऐसा कुछ बनाया, कुछ इस तरह से बना दिया, ऐसा बना दिया, तो यहां पर हमारे पास देखो I1 माइनस I2 आएगा, क्योंकि I1 को बड़ा मान लिया है। इस वाले केस में क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा, यहां पर कुछ ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यहां पर क्या आया है I2 माइनस I1 निकल के आया है। इस केस में हम करंट को एक ही ब्रांच के साथ कंबाइन कर सकते हैं, तरीके होते हैं, इस तरह से हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ये था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, जैसे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब नहीं करना वो भी ध्यान रखेंगे। जिस ब्रांच के साथ हमें डील कर रहे हैं, जिसमें अननोन हमें चाहिए, उस अननोन में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां से रिजल्ट फिर गलत आ जाएंगे।
वैल्यू याद होनी चाहिए कि हम कब करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, कब वोल्टेज को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन जब आएंगे केवीएल केसीएल वाले, उनको बहुत आसानी से किया जाएगा, तब इनको दोबारा से समझेंगे। कन्वर्ट करना कैसे था वो यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये हो गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर कॉम्बिनेशन पढ़ लिया सोर्सेस का। साथ में यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, वोल्टेज को करंट, करंट को वोल्टेज में। ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन के फॉर्मूले हो गए, याद रखेंगे। साथ में यहां पर स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन इंडिविजुअल डिस्कस किया गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा, करंट डिवीजन रूल पढ़ लिया, 3 रजिस्टर के लिए, 2 रजिस्टर के लिए पढ़ लिया। साथ में यहां पर डेरिवेशन देखा पैरेलल का, और यहां पर क्वेश्चन सॉल्व किया सीरीज का। सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा, 3 के लिए, 2 के लिए भी पढ़ लिया, और यहां पर पूरा डेरिवेशन था। ये सीरीज कनेक्शन हो गया। तो ये आज की क्लास थी जिनमें हम इन सारी चीजों के साथ डील कर रहे थे। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जैसे हम लोगों ने फाइंड करना सीखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बाद, ठीक उसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे किसी सर्किट का। उसके लिए हमें अलग अलग सिमेट्री चाहिए होंगी। पाथ सिमेट्री हो गया, पैरेलल एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया, परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया। अलग अलग मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दिए गए नेटवर्क को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश